प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चुंबकत्व एवं पदार्थ के दंड चुंबक के बारे में परिचय पढ़ा था। उसमें कुछ बाकी रह गए थे, फिर उनको पढ़ने के बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे ताकि हमें आगे की चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। तो आप ध्यान दीजिएगा। उसमें पढ़े थे, लास्ट में था दंड चुंबक का परिचय। दंड चुंबक का परिचय, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट तक पढ़ लिया था। पढ़ते हम 6वां पॉइंट, उदासीन बिंदु। पहले तो मैग्नेट बनाकर आपको दिखा दें। यहाँ है दक्षिण ध्रुव और यहाँ है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है? प्रभावकारी लंबाई है। क्या है? ये प्रभावकारी लंबाई है। और फिर यहाँ से आ गया, ये एक्सिस कहा जाएगा, अक्ष, ठीक है। तो हमारा पॉइंट छूटा था 6वां, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। चुंबक के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है। चुंबक के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर चुंबकत्व क्या होता है? शून्य होता है, यानी चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? शून्य। चुंबक के अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां चुंबकीय प्रभाव शून्य होता है उसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल पॉइंट से यानी उदासीन बिंदु से लंबवत, कैसा? लंबवत गुजरने वाले रेखा को या मिलाने वाली रेखा को, उदासीन बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम उदासीन अक्ष कहते हैं, ठीक है। और इसी कहते हैं उदासीन, इसे कहते हैं उदासीन बिंदु। समझ पा रहे हैं आप? फिर अगला पॉइंट था हमारा चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय आघूर्ण है मैग्नेटिक टॉर्किंग, टॉर्क, मैग्नेटिक ठीक है। तो इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। तो चुंबकीय जो आघूर्ण होता है कैपिटल एम बराबर, वो क्या होता है? चुंबक की ध्रुव प्रवणता स्मॉल एम तथा प्रभावकारी लंबाई 2l। यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या था? 2l था, ठीक है। तो चुंबक का चुंबकीय जो आघूर्ण होता है, चुंबक का ध्रुव परावर्तन तथा उनकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। फिर से चुंबकीय आघूर्ण बराबर चुंबक का ध्रुव परावर्तन तथा उसकी प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के क्या होता है? समतुल्य होता है। अर्थात m बराबर 2ml
अगला हमारा पॉइंट था ज्यामितीय लंबाई, जिसे हम वास्तविक लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई बराबर 6/5 प्रभावकारी लंबाई। क्या होगा? प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। तो ज्यामितीय लंबाई को हम वास्तविक लंबाई भी कह सकते हैं। यहाँ तक चुंबक के दोनों किनारों के बीच का जो लंबाई होगा, ये क्या होगा? यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, ये होता है आपका ज्यामितीय लंबाई। और दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है, इसे कहते हैं हम लोग प्रभावकारी लंबाई। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर। तो जो चुंबकीय यामोत्तर होता है, चुंबक के चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? मैग्नेटिक मीडियन। मैग्नेटिक मीडियन। तो मैग्नेटिक मीडियन क्या होता है? चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को, चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। सॉरी, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? तो फिर से आप देखिए, चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले सतह को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। जो हम देखिए ग्रीन टाइप से आपको जो दर्शा रहे हैं, ये क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे पढ़ेंगे हेडिंग कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे हम कूलाम का नियम। जैसे हम फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर पढ़े थे वैद्युत के बारे में, तो यहाँ चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चुंबक में कूलाम ने जो है, चुंबक के संदर्भ में कुछ नियम दिया। चुंबक के संदर्भ में कुछ नियम दिया, ध्यान दें इसे। तो जैसे कि मान लीजिए चुंबक के दो ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रवाल्यता M1 तथा M2 है। यह चुंबक है, और चुंबक के जिसके दो ध्रुव हैं और उनकी ध्रुव प्रवाल्यता क्या है? M1 और M2 है, तथा उनके बीच की दूरी d है। क्या है? d। और उनके मध्य में लगने वाला जो बल होता है F, मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने दो समीकरण दिया। पहला, कूलाम के नियमानुसार यदि दो चुंबक के ध्रुव M1 और M2 जो उनकी ध्रुव प्रबलता है, तो दोनों ध्रुवों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है उनके ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के। इसलिए कूलाम के नियमानुसार चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उनके ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा होता है, लगने वाला जो बल होता है दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं तो उल्टा लिखते हैं, एक बटा नीचे। ठीक। इसमें कूलाम के नियमानुसार दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो समीकरण 1 हुआ।
और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर इसका हम आगे चलते हैं। F है, जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटता है तो एक नियतांक आता है K। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है K, और M1 M2 बटा में D स्क्वायर। सीजीएस पदार्थ में अक्सर नियतांक का मान 1 होता है, तो कूलाम साहब ने इनका नाम जो है 1 रखा। क्या लिया, 1। जब इसका मान हम 1 रखेंगे यहाँ पर, तो F बराबर M1 M2 बटा में D स्क्वायर होगा। सीजीएस पदार्थ में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। फिर हम पढ़ेंगे एसआई पदार्थ में। किसमें, एसआई पदार्थ में। तो एसआई पदार्थ में कूलाम साहब ने आगे चलकर के K का मान म्यू अपान 4 पाई लिया, जहां 4 पाई लिया, बट फिर आगे चल करके दिया कि जो म्यू होता है ये म्यू नॉट और म्यू आर, यानी जो चुंबकशीलता होता है, निर्वात की चुंबकशीलता और किसी माध्यम के सापेक्ष उसकी चुंबकशीलता की गुणनफल के क्या होता है, समतुल्य होता है। तो आगे चल करके प्रयोगों से पता चला कि जो म्यू आर का मान होता है, सापेक्षिक जो चुंबकशीलता होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ हम रखे तो म्यू बराबर इसका मान 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट होगा। तो इस हिसाब से ये मान ले जाकर हम इस समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, पहले यहाँ हम रख ले, तो K बराबर म्यू किसका बराबर हो गया, म्यू का बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट। तो यहाँ रख देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्लियर है। तो जब ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 में, तो क्या होगा कि जब यहाँ हम रखेंगे तो F बराबर K का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर M1 M2 बटा में D स्क्वायर होगा। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। आगे चलकर कूलाम जी ने प्रयोगों से म्यू नॉट का मान, देखिए प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग से म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान 10 के पावर -7 ज्ञात किया, और इसे जब हम रखते हैं तो F बराबर 10 के पावर -7 M1 M2 बटा में D स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान समझिए ताकि याद हो जाए। बहुत ही आसान होता है। कूलाम का नियम क्या है, तो चुंबक संलग्न होने अपना कुछ नियम दिया, 2 समीकरण दिया। पहला कहा कि यदि किसी चुंबक के 2 ध्रुव हैं, M1 और M2, जिनकी 2 ध्रुव है, जिनकी ध्रुव प्रबलता M1 है और क्या है, M2 है, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा दूसरा समीकरण होता है कि दोनों
ध्रुवों के बीच में लगने वाला जो बल होता है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होता है। और इस तरह से आपका रिजल्ट इतना मिल गया। ठीक है, तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। हम अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इसे नोट डाउन कर लीजिए। कूलॉम के नियम से कही जा रहा एकांक ध्रुव को 2 नंबर के लिए क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि आप कूलॉम के नियम की सहायता से, प्यारे बच्चों, कूलॉम के नियम की सहायता से एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसे हम ध्यान से देख लें, क्योंकि अक्सर 2 नंबर का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कूलॉम के नियम से भी ज्यादा। तो एकांक ध्रुव क्या है? पहला हमारा क्या कार्य होगा कि हम डायग्राम बना लें, और ये कंडीशन जो है याद रखिएगा वायु व निर्वात के लिए होता है। किसके लिए होता है? वायु या निर्वात में किसके लिए होता है? वायु व निर्वात के लिए होता है। यानी जो मैग्नेट होगा उनके ध्रुव कहाँ होने चाहिए? दोनों ध्रुव प्रबलता कहाँ होनी चाहिए? वायु निर्वात में स्थित होना चाहिए। तो यदि किसी चुंबक के 2 ध्रुव है जिनकी ध्रुव प्रबलता m1 है और ये क्या है? m2 है, लेकिन m1 और m2 दोनों स्मॉल m मान लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? समान तथा सजातीय होते हैं। दोनों समान तथा सजातीय होते हैं। मतलब इनके परिमाण भी समान होगा और प्रकृति भी क्या होगी? समान होगी। अगर ये उत्तरी ध्रुव होगा तो ये भी उत्तरी ध्रुव होना चाहिए। अगर ये दक्षिणी ध्रुव है तो ये भी दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए। अब दोनों ध्रुव प्रबलता के मध्य की जो दूरी होती है वो d का मान 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, और यदि इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो 10 के पावर -7 न्यूटन हो। क्या हो? 10 के पावर -7 न्यूटन। और यहाँ डी का मान कितना हो गया? 1 मीटर। तो यहाँ हम देखें कूलॉम का नियम लिखेंगे। कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम का नियम क्या होता है? आप देख चुके हैं कि F बराबर दस के पावर -7 m1 m2 बटा में d²। ठीक है, तो यहां हम इसका मान रखें तो F का मान कितना लग रहा है? 10 के पावर -7 और यहाँ क्या है? 10 के पावर -7 है। m1 और m2 का मान क्या है? स्मॉल m है। तो स्मॉल m गुणे इनके बीच की दूरी क्या हो? d। d का मान कितना है? 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग। अब इससे क्या होगा? कट जाएगा, तो इधर 1 बराबर m का घात। जब गुणा करते हैं तो समान आधार लिख देते हैं और इनकी घातों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 1 और 1 क्या हो गया? 2, और 1 का वर्ग 1 ही होगा। 1 से गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो m² बराबर हो जाएगा 1। अब इसका हम जब वर्गमूल लेंगे तो ये इसका मान आएगा +-1। अब ध्यान सुनिए, सिस्टमेटिक तरीके से सुनिए कि एकांक ध्रुव किसे कहते हैं? तो वायु या निर्वात में ये जरूरी है। वायु या निर्वात में स्थित 2 ध्रुव, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 ध्रुव
जो समान तथा सजातीय हो और उनके बीच में लगने वाला बल 10⁻⁷ न्यूटन से प्रतिकर्षित हो। ध्यान से देखा, वायु व निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को यदि 10⁻⁷ न्यूटन से प्रतिकर्षित करे तो उनकी ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। फिर से समझिए एक बार, याद हो जाए। वायु व निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को यदि 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो इसके ध्रुव को हम एकांक ध्रुव कहते हैं। यहाँ प्रतिकर्षित बोलना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों ध्रुव क्या है, समान और सजातीय है, एक ही प्रकृति के हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इसका परिभाषा भी लिख लें, आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, द्रव्यमान से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान तथा सजातीय ध्रुव स्थित समान तथा सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। क्या करे? प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षित करे तो उसकी ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं। तो उसके ध्रुव को, किसके? चुंबक के, तो उसके ध्रुव को एकांक ध्रुव कहते हैं, जिसका मान क्या होगा? 1 होगा। एकांक ध्रुव कहते हैं। फिर हम अगला टॉपिक हमारा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, और फिर वहां पढ़ेंगे द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय, ये सब पढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसका आगे का टॉपिक और